Hi everyone, welcome back to केमिस्ट्री संग्रह। My name is दीक्षा और आज हम शुरू करने जा रहे हैं नीट 2024 का फुल रिवीजन सेशन। केमिस्ट्री का आपका चैप्टर है सॉल्यूशन। तो आइए जुड़ते हैं हम इस पूरे रिवीजन से। गाइस, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, एज वेल एज शेयर इट टू योर फ्रेंड ऑल्सो। ओके, तो आइए शुरू करते हैं अपना रिवीजन। इस रिवीजन में हम सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस पढ़ेंगे। सिर्फ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस क्वेश्चंस हम इसमें नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो आपके पास सेशन आएगा उसमें हम क्वेश्चन करेंगे, राइट? तो सिर्फ अभी हम प्रॉपर आपके जो भी टॉपिक्स हैं एक बार रिवाइज करने से जो आपके माइंड में सेटअप हो जाए उसको हम अच्छे से रिवीजन उसका करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला जो आपके पास टॉपिक है जिसका नाम है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करें तो बेसिकली ये आपके पास सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को नापने के लिए मदद करते हैं। आखिरकार ये कौन से टर्म्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला टर्म आपके पास है मास परसेंटेज। इस मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है या फिर आपको इसकी यूज क्यों पड़ी। आप कभी भी क्वेश्चंस करोगे रिलेटेड टू द सॉल्यूशन, तो अगर सपोज करो कोई आपके पास क्वेश्चन कंसंट्रेशन टर्म का है तो वहां पर आपके पास कुछ ऐसे टर्म्स दिए होंगे लाइक दैट इज योर 10% बाय मास। अगर कहीं इस तरीके से दिया है या फिर कहीं पर इस तरीके से दिया है कि 10% m/m आपके पास क्या है, NaCl है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपका 10 ग्राम ऑफ द NaCl को डिसॉल्व किया गया है, 10 ग्राम NaCl को डिसॉल्व किया गया है आपके 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन में। किसमें डिसॉल्व किया गया है? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। तो इन जो आपके पास एब्रीविएशन दी हुई है इनका मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहला आपके पास जो मास परसेंटेज है इसको हम निकालते कैसे हैं? सॉल्यूट का मास ऊपर रखते हैं, मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। ओके, फिर से इसका मतलब समझ लो कि 10 ग्राम ऑफ द सॉल्यूट आपका प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन में। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमारे पास है, दिस इज योर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब इस वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके पास x ml अगर वॉल्यूम दिया है तो आपको मिलीलीटर के टर्म का यूज करना है कि x ml आपके पास सॉल्यूट प्रेजेंट है इन योर 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। किसमें? 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। इसके फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूला है आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये दोनों टर्म अच्छे से समझ में आए। मास है तो आपको ग्राम में यूज करना है, अगर आपके पास वॉल्यूम है तो आपको ml यूज करना है, मिलीलीटर यूज करना है। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म की बात करूं तो नेक्स्ट है आपके पास मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम का मतलब मास ऑफ द सॉल्यूट आपका ऊपर आएगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आपका नीचे आएगा इनटू 100। क्लियर हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि x ग्राम ऑफ सॉल्यूट, x ग्राम ऑफ सॉल्यूट आपका प्रेजेंट है किसमें? अब नीचे वॉल्यूम है ना, तो इट मींस 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन में। किसमें प्रेजेंट है? 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन में। याद रखिए इस जो आपके पास ये वाला सेशन हम ले रहे हैं इसमें सिर्फ हम फॉर्मुलेज और इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो सेशन में अगर सॉल्यूशन का लूंगी उसमें हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है हमारे पास मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, जो आपका लीटर में है। अगर सपोज करो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आपका लीटर ना होकर सेंटीमीटर में है या फिर मिलीलीटर में है तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, क्या करना है? आपको 1000 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है। इतनी बात बस आपको याद रखनी है। एक मतलब आपके पास यूनिट कन्वर्जन आप याद रखो कि 1 लीटर हमेशा आपका 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। दैट विल बी इक्वल्स टू योर 1000 सेंटीमीटर क्यूब एंड इज इक्वल्स टू योर 1000 मिलीलीटर। अच्छा, एक चीज और, यहाँ से एक बात और पता चलती है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आपका 1 मिलीलीटर के बराबर होता है। क्लियर हो गया? तो फॉर्मूला क्या बना? मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन।
मोल्स आपको निकालने आते हैं गिवन मास अपॉन द मोलर मास। मोलैरिटी के बारे में अगर मैं आपको एक बात और बताऊं, भाई ये हमारी क्या होती है, दिस विल बी योर टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्या होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप इसमें टेम्परेचर बढ़ाओगे या कम करोगे तो यहाँ पर आपके वॉल्यूम में डिफरेंस आएगा, अंतर आएगा, जिस वजह से आपके पास ये क्या होती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ओके अगर इसकी यूनिट की हम बात करें तो यूनिट होगी, मोल्स की यूनिट क्या होती है आपके पास, मोल पर लीटर। ओके यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर। नेक्स्ट बात करते हैं, अपना टर्म है मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट। याद रखना सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में आपके पास सॉल्यूशन आता है नीचे, लेकिन सिर्फ मोलैलिटी के टर्म्स में आपके पास सॉल्वेंट आता है। ठीक है, क्या आता है आपके पास, सॉल्वेंट आता है। क्या है फॉर्मूला, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट। और आपके पास यहाँ पर अगर किलोग्राम में है तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना, लेकिन अगर यहाँ पर आपके पास ग्राम में दिया होगा तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, नीचे याद रखना सॉल्वेंट का मास आता है। नेक्स्ट और इसके बारे में बात करें तो इसकी यूनिट क्या होगी, आप खुद बताइए एक बार। यूनिट होगी यहाँ पर आपके पास मोल पर किलोग्राम। ओके यूनिट क्या होगी, मोल पर किलोग्राम। और ये आपके पास टेम्परेचर कैसी होती है, इंडिपेंडेंट होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी आपके पास वॉल्यूम का टर्म नहीं आ रहा। अगर वॉल्यूम का टर्म नहीं है तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, क्योंकि आप इसमें अगर टेम्परेचर बढ़ाओ या कम करो मास पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। ओके अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमारे पास है, दिस इज योर नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहां पर भी नीचे क्या है आपके पास, सॉल्यूशन का टर्म यूज किया हुआ है। अगर लीटर की जगह सेंटीमीटर क्यूब या फिर आपके पास कुछ और होता है या मिलीलीटर होता है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर हुआ। अब मेन बात आती है मैम, ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का तरीका होता है कि मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास से आप इसको डिवाइड दे दो। इक्विवेलेंट मास आपको पता ही है, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास में अगर आप n फैक्टर का डिवाइड दे देते हो, ठीक है, तो आपका यहां से इक्विवेलेंट मास निकल कर आ जाता है। n फैक्टर क्या होता है, अब जैसे सपोज करो आपका कोई एसिड है, एसिड लाइक आपके पास कोई H2SO4 है। अगर H2SO4 डिसोसिएट होगा तो कितने H प्लस देगा, 2H प्लस देगा। और यू कैन से इसकी बेसिसिटी कितनी है आपके पास, 2 है। बेसिसिटी क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ H प्लस आयन आपका कोई भी एसिड डिसोसिएट करने के बाद देता है, तो इसकी बेसिसिटी 2 है, या यू कैन से नंबर ऑफ H प्लस आयन इसके पास 2 है। तो इसकी n वैल्यू क्या हो गई दोस्तों, दैट इज योर 2। ओके सिमिलरली अगर बेस के लिए बात करें, सपोज करो बेस आपके पास है, दैट इज योर CaOH का होल ट्वाइस। ओके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर आप इसे डिसोसिएट करोगे तो यहाँ पर आपको 2OH माइनस आयन मिलेंगे। तो इसकी एसिडिटी कितनी हुई, दिस इज योर 2। ठीक है, नंबर ऑफ OH माइनस आयन कितने हैं, 2 है। तो n वैल्यू आपके पास कितनी हो गई, दिस इज दैट्स योर 2। क्लियर हुआ। यही अगर मैं सॉल्ट की बात करूं, चलो एक सॉल्ट ले लेते हैं, जस्ट लाइक योर MgSO4। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट अगर डिसोसिएट होगा तो Mg+2 बनाएगा और SO4 2- बनाएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ कितना पॉजिटिव या कितना नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि अगर सॉल्ट डिसोसिएट होगा तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही आपके पास नेगेटिव चार्ज होगा। तो कितना पॉजिटिव चार्ज है इसके पास, +2, या नेगेटिव चार्ज आप कह लो -2। तो ये आपके पास क्या होगी, इसकी n वैल्यू होगी। तो n वैल्यू आपको समझ में आ गई। एसिड के लिए नंबर ऑफ H प्लस आयन कैलकुलेट करने हैं, बेस के लिए आपको नंबर ऑफ OH माइनस कैलकुलेट करने हैं, और अगर सॉल्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको जितना पॉजिटिव चार्ज है, जितना भी आपके पास नेगेटिव चार्ज है, दैट विल बी योर n वैल्यू। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास खत्म होते हैं सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। फॉर्मूले आपको टिप टू टिप आपके याद रहने चाहिए, फॉर्मूलेज में एक भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके ठीक है,
नेक्स्ट हम चलते हैं, टॉपिक है हमारे पास दैट इज योर हेनरी लॉ। अगेन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चन इससे आता ही आता है, मतलब अच्छा टॉपिक है। हेनरी लॉ की बात करें तो बेसिकली हेनरी लॉ क्या होता है दोस्तों कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, कोई भी, अच्छा सबसे पहली बात, हेनरी लॉ किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि कितनी अमाउंट ऑफ द गैस आपकी डिसॉल्व है किसी सॉल्यूशन में, ठीक है, किसी सॉल्यूशन में कितनी अमाउंट ऑफ द गैस आपके पास डिसॉल्व है, उस पर बेस्ड है आपके पास हेनरी लॉ। क्या बोलता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस dissolved in the solution, एक सेकेंड, is proportional to the partial pressure of the gas। क्या है, गैस के पार्शियल प्रेशर के इक्वल होता है, प्रोपोर्शनल होता है। फिर जब हम यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, इस कांस्टेंट को बोला जाता है हेनरी लॉ कांस्टेंट, और यू कैन से हेनरी कांस्टेंट, ठीक है। एक्स क्या है यहाँ पर, जो गैस आपके डिसॉल्व्ड है सॉल्यूशन में वो उसका मोल फ्रैक्शन है। पी क्या है, पार्शियल प्रेशर है गैस का। इज दैट क्लियर? अच्छा, अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूं इनकी एप्लीकेशन की, तो आपने पढ़ी हुई है, अच्छे से याद होंगी, जैसे कार्बोनेटेड बीवरेजेस होती है, ठीक है, उसमें आपके पास ये यूज होता है बीवरेजेस, जैसे आपके पास कोक हुई, पेप्सी हुई, थम्सअप हुई, जितना आपके पास प्रेशर अप्लाई होगा उतनी ही गैस आपके पास वहां पर डिसॉल्व होती है, राइट। यही अगर हम नेक्स्ट बात करें आपके पास, तो स्क्यूबा डाइविंग में भी आपके पास इसकी एप्लीकेशन होती है। जब भी आप नीचे जाते हैं स्क्यूबा डाइविंग करने तो वहां पर आपके पास प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से आपके पास जो सिलेंडर में गैस आपको लेकर देते हैं, वो नाइट्रोजन गैस के एग्जाम्पल की बात करूं तो नाइट्रोजन गैस बहुत ज्यादा सॉल्युबल होती है आपके ब्लड वेसल्स में, इसीलिए गैस सिलेंडर में वो हीलियम गैस भरकर देते हैं, जिससे वो आसानी से आपके ब्लड वेसल्स से आउट हो सके और आपके पास ब्लड वेसल्स ब्रस्ट ना हो, ठीक है। यही अगर हम नेक्स्ट बात करें तो आपके पास होती है हाई एल्टीट्यूड में भी आपके पास यूज होती है। हाई एल्टीट्यूड से मतलब हुआ जस्ट लाइक आप अगर कहीं क्लाइंबिंग कर रहे हैं तो माउंटेन क्लाइंबर्स आपके पास दिए जाते हैं, जिसमें आपके पास ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व होती है। ऐसा क्यों, जितना आप ऊपर जाते जाओगे आपका प्रेशर क्या होगा, कम होता जाएगा, और प्रेशर कम होगा तो आपकी ऑक्सीजन गैस कम डिसॉल्व होगी ब्लड वेसल्स में, और आपको सांस लेने में परेशानी हो जाएगी, ठीक है। क्या कहते हैं, इसी को रिड्यूस करने के लिए आपको ऑक्सीजन सिलेंडर दिए जाते हैं, जिससे आप आसानी से ऊपर चढ़ सकें, ठीक है। तो ये हेनरी लॉ के कुछ एप्लीकेशंस हैं जो आपको याद रखने हैं, बेसिकली पूछ सकता है स्टेटमेंट क्वेश्चंस में, ओके। चलिए, अब आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक दैट इज योर वेपर प्रेशर। आखिरकार वेपर प्रेशर क्या होता है, ठीक है। सपोज करो आपने एक कंटेनर में क्या लिया हुआ है, एक लिक्विड लिया है, उस लिक्विड को आप हीट करोगे तो लिक्विड विल बी कन्वर्टेड इनटू योर वेपर प्रेशर, राइट। तो लिक्विड विल बी कन्वर्टेड इनटू योर गैसेस, और यू कैन से वेपर्स। अब जब वो वेपर्स बन गए, वो वेपर्स आपके पास उस लिक्विड पर कुछ ना कुछ प्रेशर अप्लाई करेंगे, राइट। तो जब इक्विलिब्रियम एक पोजीशन आ जाती है, यानी कि जितना आपके पास लिक्विड एवेपोरेट हो रहा है उतना ही लिक्विड आपके पास क्या हो रहा है, कंडेंस हो रहा है। तो जो आपके वेपर्स कंडेंस होकर प्रेशर लगा रहे हैं आपके लिक्विड पर, दिस विल बी नोन एज योर वेपर प्रेशर। इसको हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर का नाम देते हैं, ओके। अगर हम यहाँ पर वेपर प्रेशर के फैक्टर्स की बात करें, एक दो फैक्टर्स होता है, जस्ट लाइक यू कैन से योर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अगर आपके पास वीक होंगे, राइट, अगर ये आपके पास वीक होंगे तो आपका क्या होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। और दूसरा फैक्टर जस्ट लाइक योर टेम्परेचर की मैं बात करूं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से आपका वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स है उनकी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो आपको वेपर प्रेशर ज्यादा देखने को मिलेगा। अच्छा, एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आप अच्छे से जानते होंगे, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना कि जब टेम्परेचर का इफेक्ट वेपर प्रेशर पर देखा जाता है तो अब किस तरीके से, सपोज करो दो प्रेशर दिए हैं आपके पास, एक टेम्परेचर दिया है, दूसरा टेम्परेचर आपसे फाइंड आउट करने को बोला है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाते हो, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं क्लॉजियस क्लैपेरॉन इक्वेशन।
क्या बोलते हैं, क्लॉजियस-क्लैपेरन इक्वेशन बोलते हैं। इक्वेशन क्या है, log P2 by P1 will be equals to your delta H upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2। इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, यूज इसका बहुत होता है, थर्मोडायनेमिक्स में भी होता है, एज वेल एज योर इसमें हम बात करें तो यहाँ भी आपके पास यूज हो रहा है, तो याद रखना है। क्या इक्वेशन है, log P2 by P1 will be equals to delta H upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2। Is that clear? कुछ भी पूछ सकता है आपके पास, प्रेशर भी पूछ सकता है और यू कैन से टेम्परेचर भी पूछ सकता है। दिस विल डिपेंड ऑन द एग्जामिनर, वो क्या पूछना चाह रहा है। अब यही वेपर प्रेशर से हमारे पास दो लॉ निकल कर आते हैं। जैसे वेपर प्रेशर लिक्विड सॉल्यूशंस के हैं, दो लॉ निकल कर आता है। सबसे पहला आता है राउल्ट लॉ फॉर वॉलेटाइल लिक्विड। वॉलेटाइल लिक्विड मींस ऐसे लिक्विड जो वेपराइज होकर वेपर प्रेशर बनाते हैं, ठीक है, वेपर्स बनाते हैं, दीज आर नोन एज वॉलेटाइल लिक्विड। तो अगर हम वॉलेटाइल लिक्विड की बात करें तो पहला लॉ है हमारे पास राउल्ट लॉ फॉर वॉलेटाइल लिक्विड और राउल्ट फर्स्ट लॉ। क्या कहता है ये लॉ कि जो आपके पास प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर होता है, जो आपके पास गैस डिसॉल्व की गई है, दिस विल बी इक्वल्स टू योर प्रोडक्ट ऑफ द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सब्सटेंस इनटू द मोल फ्रैक्शन। यानी कि पार्शियल प्रेशर, सपोज करो दो कंपोनेंट आपने डिसॉल्व करे हैं ए एंड बी, तो जो आपका प्रेशर होगा आपके पास ए का पार्शियल प्रेशर विल बी इक्वल्स टू इसके प्योर वेपर प्रेशर इनटू इट्स द मोल फ्रैक्शन। सिमिलरली अगर बात करें बी वाले की, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द बी कंपोनेंट विल बी इक्वल्स टू द प्योर वेपर प्रेशर इनटू द इट्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ये दो इक्वेशन आपको याद करनी है। अब अगर हम इनका टोटल प्रेशर निकालें सॉल्यूशन का, तो इनके पार्शियल प्रेशर को प्लस कर देंगे। ये आपको लॉ अच्छे से पता है, इस लॉ को बोला जाता है डेल्टन लॉ। डेल्टन लॉ क्या बोलता है, डेल्टन लॉ आपसे बोलता है कि अगर आपकी बहुत सारी गैसेस डिसॉल्व हैं किसी सॉल्यूशन में, मतलब डिसॉल्व कर कर सॉल्यूशन बना रही हैं, तो हर गैस का एक पार्शियल प्रेशर होता है, जिनका आप समेशन कर देते हो तो आपके पास टोटल प्रेशर आता है। ओके, तो टोटल प्रेशर क्या हुआ आपके पास, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए या मतलब लिक्विड ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड बी। तो इनके मतलब वैल्यूज को हमने ऐड करा, ऐड करने के बाद हमें वैल्यू मिली क्या, पीए। अच्छा, अब मोल फ्रैक्शन आपको पता है, किसी भी दो उनका मोल फ्रैक्शन को प्लस करते हैं तो हमारे पास 1 आता है। तो हमने क्या करा, यहाँ से एक्स ए को 1 माइनस एक्स बी लिख लिया। आपकी मर्जी है, आप एक्स बी को भी लिख सकते हो 1 माइनस एक्स ए। यहाँ से हमारे पास टोटल प्रेशर की एक इक्वेशन निकल कर आई, जो इक्वेशन आपके पास ये है। ठीक है, इस इक्वेशन से हमको पता चल रहा है, ये इक्वेशन कहीं ना कहीं आपकी एक लाइन की इक्वेशन है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर आप कंपेयर करोगे y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, ये एक तरीके की इक्वेशन है। तो इसको जब हमने कंपेयर करा तो हमारे पास एक ग्राफ हमने बनाया है यहाँ पर, ये हमारा वेपर प्रेशर है और ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, यहाँ पर हमने पार्शियल प्रेशर ए का लिया है, यहाँ हमने पार्शियल प्रेशर बी का लिया हुआ है। सपोज करें इक्वेशन आपके पास वही है, उस इक्वेशन में आपने क्या करा, इस वाली इक्वेशन की बात कर रहे हैं, दिस वन इक्वेशन। अगर इस इक्वेशन में सपोज करो सबसे पहले आपने एक्स ए को 1 ले लिया और एक्स बी को 0 लिया, तो सिंपल सी बात है, आपको पता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ओवरऑल इंटरसेप्ट बचेगा सिर्फ, दैट इज योर पी ए। फिर जैसे जैसे आप क्या करोगे, एक्स वी की वैल्यू को बढ़ाओगे और एक्स ए की वैल्यू को कम करोगे, आपका स्लोप धीरे 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 घटकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब नेक्स्ट अगर बात करो, एक्स ए को 0 रख दिया और एक्स बी को 1 रख दिया, तो सिर्फ आपके पास पार्शियल प्रेशर किसका बचेगा, प्योर सब्सटेंस बी का बचेगा। ठीक है, अब हमने क्या करा, ये टोटल प्रेशर है, सॉल्यूशन का प्रेशर है, जो ये लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन आपकी क्या है, सॉल्यूशन के प्रेशर को बता रही है। क्लियर हो गया, तो सॉल्यूशन का प्रेशर क्या है, इन दोनों के प्रेशर को ऐड कर दिया, पीए प्लस पीबी। ओके, अच्छा, अब मेन बात यह है कि आप कह सकते हो कि यहाँ पर हमने पीबी को ही ज्यादा क्यों लिया है, पीए को क्यों नहीं लिया। तो ये हमने अज्यूम कर चला है कि सपोज करो पीबी जो आपके पास बी आपने सब्सटेंस लिया है वो मोर वॉलेटाइल है एज कंपेयर टू योर ए वाला सब्सटेंस।
ओके, इसीलिए हमने यहाँ पर पीबी के प्रेशर को ज्यादा रख दिया है। अगर ज्यादा वॉलेटाइल होगा तो ज्यादा वेपर प्रेशर बनाएगा। क्लियर हो गया? इसीलिए हमने यहाँ पर पीबी को ज्यादा रखा हुआ है। तो ये तो हमारे पास क्या था, राउल्ट लॉ था, जो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए है, यानी कि दोनों जो सब्सटेंस है वहां पर आपके पास वॉलेटाइल है। पहला भी वॉलेटाइल है, दूसरा भी वॉलेटाइल है, मींस आपके पास हीट मतलब आपका वेपर में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये आपका पहला लॉ था। अच्छा, इस लॉ में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सपोज करो कभी भी कंपोजिशन पूछी जाए आपको वेपर प्रेशर की इक्विलिब्रियम में, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, कभी भी कंपोजिशन आपको वेपर प्रेशर की पूछी जाए इक्विलिब्रियम में, तो एक फॉर्मूला है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट, कोई एक गैस दी होगी या कोई एक लिक्विड दिया होगा, उसका पार्शियल प्रेशर विल बी इक्वल्स टू उसी का मोल फ्रैक्शन कंपाउंड का इनटू द टोटल प्रेशर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला एज इट इज भी पूछ लेता है, ठीक है, कभी कभी, तो बस याद रखना। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं, दूसरा लॉ हमारे पास राउल्ट लॉ है कि राउल्ट लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल लिक्विड। नॉन वॉलेटाइल लिक्विड मींस, जैसे सपोज करो आपने एक सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट ऐड करा जो कि वेपराइज नहीं हो सकता, ठीक है। अगर वेपराइज नहीं होगा तो क्या होगा बताओ? वेपर प्रेशर जो पहले सॉल्वेंट के बन रहे थे, अब वो वेपर प्रेशर कम बनने लगेंगे। ऐसा क्यों होगा जरा? अच्छा एक बार देखो, ऐसा इसलिए होगा, सपोज करो आपके पास एक बीकर है, इस बीकर में आपने, बीकर गलत बन गया, ओके, ये एक बीकर है, इस बीकर में पहले आपके पास सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल थे, है ना, जो पूरी सरफेस को घेरे हुए थे। तो ये सारे सरफेस के मॉलिक्यूल जा रहे थे और वेपर में कन्वर्ट हो रहे थे। लेकिन जैसे ही आपने सॉल्यूट डाला इसमें, अब कुछ, क्योंकि सॉल्वेंट है तो इनके बीच में स्पेस होगा, और स्पेस होगा तो क्या होगा, कुछ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स इनको रिप्लेस करेंगे और इनकी जगह पर रह जाएंगे। अब जो पहले वेपर प्रेशर इनकी वजह से बन रहा था, यहाँ पर दो मॉलिक्यूल का वेपर प्रेशर कम हो गया, तो सॉल्यूट ऐसे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, क्योंकि अब ये तो वेपराइज नहीं हो सकते, तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने की वजह से आपका वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। इसी को हम बोलते हैं राउल्ट सेकंड लॉ। राउल्ट ने दूसरा लॉ दिया कि वेपर प्रेशर इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ प्योर कंपोनेंट। हमेशा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जिसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड है, वो ऑलवेज कम होता है एज योर प्योर कंपोनेंट। नेक्स्ट बात करें, वेपर प्रेशर इज ओनली ड्यू टू द सॉल्वेंट बिकॉज सॉल्यूट इज नॉन वॉलेटाइल। हमें पता है सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है, तो सिर्फ वेपर प्रेशर किसकी वजह से होगा, सॉल्वेंट की वजह से होगा। तो आपका टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या हुआ, पीए प्लस पीबी तो हम लिखेंगे नहीं क्योंकि वो तो आपका कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो पीए हुआ। यहाँ पर हमारे पास पीए क्या है, पार्शियल प्रेशर, इसके प्योर कंपोनेंट का प्रेशर इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास नॉन वॉलेटाइल में सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट काम करता है, सॉल्यूट काम नहीं करता, ठीक है, उसका वेपर प्रेशर नहीं बनते हैं। ओके, नेक्स्ट है, अच्छा देखो यहाँ पर हमने इसको थोड़ा अरेंज करा, इस पीए के नीचे हमने पीए नॉट लेकर आए, ठीक है, फिर हमने दोनों तरफ 1 से माइनस किया, यहाँ एलसीएम लिया, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आई, और ये 1 माइनस एक्स ए को हम एक्स बी भी लिख सकते हैं। तो अगेन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो आपको याद रखनी है। ये इसको राउल्ट सेकंड लॉ के नाम से बहुत अच्छे से जानते हैं भाई। ऐसा क्यों? इसको बोला जाता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो ऊपर लिखा है पीए नॉट माइनस का पीए, दिस विल बी नोन एज योर लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और अगर मैं पूरे को लूं तो इसे बोला जाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर विल बी इक्वल्स टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। दिस इज द मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, यू हैव टू लर्न इट, ओके, ठीक है भाई। तो यहां पर हमारे पास हो गया राउल्ट का दूसरा लॉ। अब आता है हमारे पास सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन यहाँ पर हम दो तरीके के पढ़ते हैं, एक आपका आइडियल सॉल्यूशन, दूसरा आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है दोस्तों? आइडियल सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन व्हिच ओबेज द राउल्ट लॉ।
अगर कोई सॉल्यूशन राउल्ट लॉ को ओबे करता है देन इट विल बी योर आइडियल सॉल्यूशन, और अगर राउल्ट लॉ को ओबे नहीं करता दिस इज योर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन हमेशा उसमें क्या होता है कि अगर कोई दो आपके पास लिक्विड है जिसमें AA इंटरेक्शन और BB इंटरेक्शन है, इन दोनों को मिक्स करने पर आपके पास जो AB के इंटरेक्शन बनेंगे वो सेम आपके पास एक्सटेंट के होंगे जिस एक्सटेंट के AA और BB है। ठीक है, तो ऐसे को बोला जाता है ये एक आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं। क्लियर? जैसे डेल्टा H मिक्सिंग हो गई आपके पास, जीरो होनी चाहिए, क्यों जीरो होगी? क्योंकि जैसा इंटरेक्शन इसमें है वैसा ही इंटरेक्शन इसमें है, तो मिक्स करने के बाद अगर आप इनका चेंज भी निकालोगे तो वो जीरो ही आएगा। ठीक है, कोई एनर्जी ना आपके पास इवॉल्व हुई होगी, ना ही कोई एनर्जी आपके पास आपकी एब्जॉर्ब हुई होगी जिससे आपके पास बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा हो। ठीक है, मतलब होता है लेकिन सेम एक्सटेंट की एनर्जी यूज होती है। अगर हम बात करें डेल्टा वी मिक्स की तो वो भी जीरो होता है। जैसा एग्जांपल मैं आपसे बोल दूं, सेम जैसे हो गया एग्जांपल, जैसे हेप्टेन और हेक्सेन है ना, सेम जैसे है ना बिल्कुल, तो ये क्या है आपके पास आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल है, बिल्कुल सेम दिखेंगे, सेम जैसे बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, डिफरेंस होता है कि AB के इंटरेक्शन या तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे AA और AB से, या बहुत ही वीकर होंगे AA और BB से। ठीक है, तो ये आपके नॉन आइडियल होते हैं। डेल्टा H मिक्स आपका जीरो नहीं होगा, या तो कभी ज्यादा हो सकता है या आपके पास कम हो सकता है। डेल्टा B मिक्स भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो इसके बेसिस पर आपके पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरीके के दिखाए जाते हैं। ऐसे सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं राउल्ट लॉ से। ठीक है, यानी कि यू कैन से नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपके दो तरीके के होते हैं, एक जो पॉजिटिव डेविएशन शो करें, दूसरे जो आपके पास नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। ठीक है, ये इंटरेक्शन पर बेस्ड होते हैं। अगर सपोज करो मैं आपसे बात करूं, ऐसे जो आपके पास पॉजिटिव डेविएशन को शो करते हैं, वेट अ मिनट गाइस, ओके, पॉजिटिव डेविएशन को जो शो करते हैं वो कौन से होते हैं, हमेशा याद रखो पॉजिटिव डेविएशन में जो AB का इंटरेक्शन होता है वो वीकर होता है AA और BB से। ठीक है, यानी कि आपने दो मॉलिक्यूल लिए, इन दोनों मॉलिक्यूल में इन दो सब्सटेंस में जो मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू योर जो नए इनको मिलाने पर नया सॉल्यूशन बना है उनमें। ठीक है, यानी कि ये बॉन्ड आसानी से टूट सकता है। अगर ये बॉन्ड आसानी से टूट सकता है सॉल्यूशन वाला, तो इट मीन्स क्या, जो आपके पास प्रेशर, जो आपके पास वेपर प्रेशर होंगे इसका ज्यादा होगा। वेपर प्रेशर आपका सॉल्यूशन का ज्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर ये इजीली एस्केप हो सकते हैं। तो हम इसीलिए हमने क्या करा, वेपर प्रेशर आपके पास ज्यादा है सॉल्यूशन का एज कंपेयर टू देयर प्योर सब्सटेंस। तो यहाँ से इक्वेशन हमने लिखी कि PA ज्यादा होगा PA नॉट इंटू XA से, PB ज्यादा होगा PB नॉट इंटू द XB से, सॉल्यूशन का आपका प्रेशर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे साइक्लोहेक्सेन और आपका ये क्या है इथेनॉल। ठीक है, और एग्जाम्पल एसीटोन CS2। ठीक है, और अगर मैं आपसे बात करूं इसकी, और इसका डेल्टा H मिक्स ग्रेटर देन जीरो होगा, ऐसा क्यों? सपोज करो दो सब्सटेंस थे, आपको पता है इनके बीच में इंटरेक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, अगर ज्यादा होगा तो बताओ इनके बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, और अगर ज्यादा एनर्जी लगेगी तो आपको बाहर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। राइट, एनर्जी एब्जॉर्ब करोगे तब इनके बॉन्ड आपस में टूटेंगे और टूटने के बाद नए बॉन्ड बनेंगे AB के। क्लियर हुआ? तो इसीलिए डेल्टा H मिक्स आपके पास हमेशा ज्यादा होता है, ये एंडोथर्मिक टाइप की रिएक्शंस होती हैं इसमें। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट बात करें डेल्टा V मिक्स की। डेल्टा V मिक्स की मैं अगर आपसे बात करूं, ये भी आपके पास ग्रेटर देन जीरो होता है। ठीक है, डेल्टा V मिक्स भी आपके पास ग्रेटर देन जीरो होता है। ओके, अब आ जाते हैं नेगेटिव डेविएशन पे। ये पॉजिटिव डेविएशन समझ में आ गया। नेगेटिव डेविएशन की बात करें तो जो AB के इंटरेक्शंस होते हैं इज स्ट्रॉन्गर देन AA और BB। AB के इंटरेक्शन आपको स्ट्रॉन्गर देखने को मिलेंगे A और BB से। अगर इनके इंटरेक्शन ज्यादा है
तो इट मीन्स क्या, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, यानी कि अब ये आसानी से एस्केप आउट नहीं हो सकते, ठीक है, इनके बीच में बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, तो ये आसानी से एस्केप नहीं होंगे। और अगर आसानी से एस्केप नहीं होंगे तो इट मीन्स क्या, सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर लगेगा वो कम लगेगा, और कम लगेगा तो इट मीन्स सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है। ओके, अब इसके एग्जाम्पल की बात करूं, इनके एग्जाम्पल ज्यादातर आपको कैसे देखेंगे समझना, ऐसे मॉलिक्यूल जिनको मिक्स करने के बाद आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा हो, दोबारा से, ऐसे मॉलिक्यूल जिनको मिक्स करने पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता हुआ नजर आए, तो वो आपका याद रखो नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब अच्छा बॉन्ड होता है, आप उसको इजीली तोड़ नहीं सकते, ठीक है। यहां पर डेल्टा एच मिक्स आपका लेस देन 0 होता है, क्यों, क्योंकि बॉन्ड बनेगा, और बॉन्ड बनेगा तो आपके पास स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो आपको पता है अच्छे से, जब भी कोई मॉलिक्यूल स्टेबल होता है तो एनर्जी को रिलीज करता है, तो एनर्जी रिलीज करेगा तो वहां पर आपके पास वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की तरह बिहेव करेगी, तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हुई आपके पास, लेस देन 0 होगी। सिमिलरली डेल्टा वी मिक्स आपके पास लेस देन 0 होगी, ऐसा क्यों, दो सब्सटेंस बार टूट कर अगर एक सब्सटेंस बना रहे हैं तो वहां पर क्या होगा, ऑब्वियसली सी बात है कि वॉल्यूम आपका डिक्रीज होने वाला है। तो ये थे आपके पास क्या, नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन, समझ में आ गए, ये अच्छे से पढ़ लेना, इसमें स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, कंफ्यूज होते हो कि वहां पर क्या ज्यादा है क्या कम है, तो ये चीज मैंने अच्छे से समझा दी है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है एजियोट्रॉप्स। आखिरकार एजियोट्रॉप्स क्या होता है, ऐसे सॉल्यूशंस, ऐसे कोई दो सब्सटेंस के सॉल्यूशन जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल होते हुए नजर आए, उनको हम एजियोट्रॉप बोलते हैं, ठीक है। एक लिमिट के बाद वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल होते हैं, जिनको आप सेपरेट आउट नहीं कर सकते हो, चाहे आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर लो, चाहे आप कुछ भी कर लो, वो सेपरेट आउट हो ही नहीं पाते हैं, तो ऐसे सॉल्यूशंस को बोला जाता है एजियोट्रॉप्स, ठीक है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होते हैं। जैसे सपोज करो कभी इथेनॉल की आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जैसे किया जाता है तो लास्ट में कुछ वेपर्स बचते हैं, और मतलब आप पूरा डिस्टिल कर लोगे, पूरा डिस्टिल करने के बाद कुछ एट द लास्ट आपके पास वेपर्स बचेंगे, जिन वेपर्स में आपके पास इथेनॉल और वाटर का कंटेंट मिलेगा, आप उसको कितना भी सेपरेट आउट करो, किसी भी प्रोसेस से सेपरेट आउट करो, वो नहीं हो पाते हैं, और कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल होते जाते हैं, बॉयल होते जाते हैं, ऐसे उनको बोला जाता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है, जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर आपको बॉयल होते हुए नजर आए। ये दो तरीके के होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एंड मैक्सिमम बॉइलिंग। मिनिमम बॉइलिंग क्या होते हैं, ओके, मिनिमम बॉइलिंग क्या होते हैं, जो हमेशा पॉजिटिव डेविएशन दिखाएं, किससे, राउल्ट लॉ से, और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है एजियोट्रॉप्स का, वो हमेशा इनके प्योर कंपोनेंट से कम होता है, ठीक है, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इनके प्योर कंपोनेंट से ऑलवेज कम होता है। नेक्स्ट बात करें मैक्सिमम की, तो ये आपके पास नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं राउल्ट लॉ से, और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है एजियोट्रॉप का, वो हमेशा आपके प्योर कंपोनेंट से ज्यादा होता है। एग्जाम्पल वही नेगेटिव वाला, इसमें एग्जाम्पल आपका पॉजिटिव, इथेनॉल और वाटर वाला, यहाँ पर नाइट्रिक एसिड एंड वाटर। ये एग्जाम्पल अच्छे से याद रखना, एज वेल एज इनके स्टेटमेंट, ये आपको टिप टू टिप याद होने चाहिए। तो ये हुआ आपका एजियोट्रॉप, दो तरीके के होते हैं, मिनिमम एंड मैक्सिमम, ठीक है। मिनिमम आपका राउल्ट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है, वो आपका नेगेटिव, इसमें लेस आपके होते हैं, इसमें ज्यादा होते हैं। ओके, यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक जिसका नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। आखिरकार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, सबसे पहली पॉइंट, ऐसी प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करें या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करें, उनको हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करे या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो यहां पर है हमारे पास पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज योर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये अभी आप पढ़ कर चुके हो, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसको आप राउल्ट सेकंड लॉ से भी देख चुके हो, कि आपके पास अगर कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आप ऐड करते हो तो वहां पर आपका वेपर प्रेशर कम होता जाता है, ठीक है। और
वेपर प्रेशर कम होगा और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट तो आपका इवेपोरेट होगा नहीं, तो वेपर बनाएगा नहीं, तो जितना सॉल्यूशन का आपका प्रेशर होगा वो ओवरऑल आपका सॉल्वेंट की वजह से होगा। तो यहाँ पर हमने एक स्टेटमेंट देखी थी कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर विल बी इक्वल्स टू योर मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। एक बात यहाँ याद रखना, जैसे ये आपको पता है PA माइनस का PA नॉट, जिसको हम डेल्टा PA भी बोल सकते हैं, इसको लोअरिंग वेपर प्रेशर बोलते हैं, लेकिन ये आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दोनों टर्म है, थोड़ा ही डिफरेंस है, यहाँ रिलेटिव नहीं लिखा, यहाँ रिलेटिव लिखा है। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज योर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन कब आएगा? ठीक है, आप खुद सोचो। अभी मैंने पीछे आपको बताया, आपने एक सॉल्वेंट लिया, सॉल्वेंट में अगर सपोज करो सॉल्वेंट प्योर है और वो इवेपोरेट हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, आपने उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। अब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट उस टेम्परेचर पर इवेपोरेट नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन सपोज करो आपने टेम्परेचर बढ़ाया, है ना, आपने टेम्परेचर, क्योंकि आपने जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो वो मिक्सचर की तरह मिक्स हो गया, तो जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज करा तभी वो सॉल्यूट आपका इवेपोरेट होगा और वेपर प्रेशर में कन्वर्ट होगा, राइट। तो हमेशा याद रखना, सॉल्वेंट जो आप लेते हो उसका वेपर प्रेशर, उसका जो टेम्परेचर होता है, दैट विल ऑलवेज बी लेसर देन योर सॉल्यूशन के टेम्परेचर से। ठीक है ना, हमेशा आपके पास क्या होता है? कम होता है सॉल्यूशन के टेम्परेचर से। तो जो इनके टेम्परेचर में चेंज आता है, ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जब इनका एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाता है इनके प्रेशर से, ठीक है, ये बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वो टेम्परेचर जब वेपर प्रेशर बराबर हो जाए आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तब आप उसे बॉइलिंग पॉइंट बोलते हो। ठीक है, वो एक टेम्परेचर, वो एक पॉइंट होता है। तो यहाँ पर आपके पास चेंज कितने का आया? डेल्टा टीबी का। तो डेल्टा टीबी क्या है? टीबी नॉट माइनस के टीबी, सॉरी टीबी माइनस का टीबी नॉट। टीबी नॉट क्या है यहाँ पर? याद रखना, ये प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर है। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। और ये आपके पास क्या है? सॉल्यूशन का टेम्परेचर। तो इसी मतलब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? चेंज इन द टेम्परेचर विल बी प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी। मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल होती है। मोलैलिटी आपके क्या है? मोलैलिटी। ओके, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो केबी आएगा। केबी को बोला जाता है इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, और यू कैन से मोलर एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या होता है? KB विल बी इक्वल्स टू MRTB स्क्वायर। बेसिकली वैसे इतना नीडेड नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखना, MRTB स्क्वायर डेल्टा H वेपराइजेशन इंटू 1000। क्लियर हुआ? क्योंकि आप हीट करोगे तो हीट करने पर क्या होगा? आपका लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा, और लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा तो उस प्रोसेस को वेपराइजेशन बोलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो हीट ली गई है वो वेपराइजेशन की ली गई है। क्लियर हो गया? यूनिट की बात करें तो केल्विन पर मोल। ठीक है, मोलैलिटी का सिंबल है यहाँ पर, तो मोलैलिटी क्या हुई? केल्विन किलोग्राम पर मोल। मोलैलिटी होता है क्या? दिस विल बी योर मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो मास आपका ऊपर चला जाएगा तो वो किलोग्राम में हो गया अपॉन मोल। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। दिस इज आवर थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो क्या होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट? मतलब फ्रीजिंग पॉइंट का कम हो जाना। पहले कोई प्योर सॉल्वेंट होगा, जैसे मैं इसे ग्राफ से समझाती हूँ। कोई एक प्योर सॉल्वेंट है जिसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है, पर आपने कोई इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। सॉल्यूट डालोगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। कम हो गया तो जो चेंज आया आपके पास डेल्टा TF, वो प्रोपोर्शनल होता है आपका मोलैलिटी के। ठीक है, मोलैलिटी जब आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हो तो KF आता है, जिसको आप क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हो। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, और यू कैन से मोलर फ्रीजिंग डिप्रेशन कांस्टेंट। क्लियर हो गया? इस मोलैलिटी आप अच्छे से जानते हो।
तो ये आपके पास फॉर्मूलेज हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आपके पास इस KF के फॉर्मूले की, MrTF², वहां TB² था, यहाँ TF² है। ये डेल्टा H फ्यूजन की है, क्योंकि फ्यूजन क्या होता है भाई, क्या होता है फ्यूजन, फ्यूजन विल बी इक्वल्स टू योर जब सॉलिड आपका लिक्विड में कन्वर्ट होता है, मेल्टिंग बोलते हैं या इसको फ्यूजन भी बोलते हैं, पढ़ा है आपने छोटी क्लास में, कोई बड़ी बात नहीं है इसको। तो ये थी आपके पास 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम पढ़ चुके हैं। चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास, दिस विल बी योर ऑस्मोटिक प्रेशर एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो एक्चुअली क्या होता है, जैसे सपोज करो आपके पास कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने क्या करा, एक तरफ आपके पास सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम है, ठीक है, और एक तरफ सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। अगर और बीच में आपके पास एक मेम्ब्रेन फिक्स है, इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं, इस मेम्ब्रेन को बोला जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में बहुत छोटे छोटे छेद हैं, बहुत छोटे छोटे पोर्स हैं, जिससे सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पास हो सकता है, सॉल्यूट के पार्टिकल नहीं, ठीक है, याद रखना सॉल्वेंट पास हो सकता है। तो ऑस्मोसिस क्या होती है, तो ऑस्मोसिस क्या है भाई, जब आपके पास सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन जहां कम है वहां से सॉल्वेंट पास हो और जाए कहां, जहां सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। याद रखना ऑस्मोसिस आपका डिफ्यूजन से बिल्कुल डिफरेंट है। डिफ्यूजन में क्या होता है, पार्टिकल्स हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाते हैं, लेकिन ऑस्मोसिस में क्या होता है, सॉल्वेंट के पार्टिकल, मार्क माय वर्ड, सॉल्वेंट के पार्टिकल लेस सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन में मूव करते हैं। ओके, फॉर्मूला क्या है, pi will be equals to CRT, C is your concentration, R will be your gas constant, T is your temperature। concentration को आप क्या बोलते हो, N/V, moles of solute upon volume of the solution। यहाँ से एक फॉर्मूला आता है, ये फॉर्मूला याद रखना है। पाई डेजिग्नेशन है ऑस्मोटिक प्रेशर की। ओके, अच्छा ऑस्मोसिस में बता चुकी हूँ क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, सपोज करो यहाँ पर आपके पास सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जा रहे हैं, अच्छा मैं इसके एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ये आपके पास क्या है, सॉल्यूशन है, ये आपके पास सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं आपके पास, आपने यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करा, यहाँ पर आपने प्रेशर अप्लाई करा, प्रेशर अप्लाई करने से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इधर सॉल्यूशन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने इस साइड से, सॉल्यूशन वाली साइड से इतना एक्सेस प्रेशर लगा दिया कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहाँ पास हो रहे थे, अब वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास होना बंद हो गए, ठीक है, वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास होना बंद हो गए। तो उस प्रेशर को जो लगा रहे हो आप एक्स्ट्रा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो पहले से ही लग रहा है, ठीक है, साथ ही साथ एक्स्ट्रा प्रेशर जो आप उसमें लगा रहे हो, उस एक्स्ट्रा प्रेशर को बोला जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं उसे, ऑस्मोटिक प्रेशर बोला जाता है। क्लियर हुई इतनी बात। अब इस ऑस्मोसिस में कुछ टर्म है, पहला टर्म आपके पास है, दिस विल बी योर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर आपको सेम देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं कि सपोज करो दो सॉल्यूशन दिए हैं, एक के आपके पास सारी टर्म दिए हैं, दूसरे की कॉन्सेंट्रेशन पूछ ली, तो आपको याद रखना है ऑस्मोटिक प्रेशर मींस दो सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होता है, उनको हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक जो आप सॉल्यूशन ले रहे हो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर आपको ज्यादा देखने को मिले, दिस विल बी योर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक क्या होता है, जिसमें लेस ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा होगा, जिसका सॉल्यूशन लेस हो दूसरे वाले सॉल्यूशन से, दिस विल योर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये तीनों टर्म समझ में आ गए। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, अब क्या होता है, जैसे अभी हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों यूज करते हैं, हम किसी भी सब्सटेंस का मास कैलकुलेट करने के लिए, है ना, नंबर ऑफ जो सॉल्यूट पार्टिकल्स के लिए यूज होती है, एज यू कैन से मोलर मास कैलकुलेशन के लिए भी यूज होती है। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे जो हम मोलर मास कैलकुलेट कर रहे हैं वो मोलर मास आता ही नहीं है,
वो एक एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है, कभी ज्यादा आएगा या कभी कम आएगा। तो ऐसी कंडीशन आखिरकार आती क्यों है? ठीक है, ऐसी कंडीशन आने की वजह है या तो आपके पास जो आप सॉल्यूशन ले रहे हो वो सॉल्यूशन या तो बहुत ज्यादा ही कॉन्सेंट्रेटेड है ना, या वो बहुत ज्यादा उनकी मतलब बहुत ज्यादा उसमें सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन है। तो कंसेंट्रेशन की प्रॉब्लम की वजह से आता है कभी कभी। कभी कभी ऐसे सॉल्यूशन की वजह से आता है जहां आपके पास एसोसिएशन भी हो रहा हो और डिसोसिएशन भी हो रहा हो, है ना। एसोसिएशन अगर डिसोसिएशन देखने को कहीं मिल गया किसी भी आपके पास सॉल्यूशन में जो आप सॉल्यूट डाल रहे हो तो वहां पर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि बेंजोइक एसिड है ना। बेंजोइक एसिड क्या करता है, एसोसिएशन दिखाता है। तो वहां पर ऐसे कंडीशन पे जाओगे तो आपको मोलर मास या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आप निकाल रहे हो वो एबनॉर्मल आती है। ठीक है, तो इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए हम एक फैक्टर लेते हैं, उस फैक्टर को बोला जाता है वेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है, दोबारा सुनो, इन चीजों को रिजॉल्व करने के लिए एक फैक्टर लिया जाता है जिस फैक्टर को बोला जाता है वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, बेसिकली एक रेशियो होता है नॉर्मल मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास का। ये फॉर्मूला याद रखो, वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, दिस इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल मास ओवर द ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ठीक है, एक्चुअली से हम कैलकुलेट करते हैं कि सपोज करो कोई आपने सॉल्ट लिया, वो डिसोसिएट हो रहा था। अगर डिसोसिएट हो रहा था तो उसकी कुछ ना कुछ आई की वैल्यू होगी। ठीक है, पहले मैं इसकी कैलकुलेशन बताती हूँ, फिर बताती हूँ कि फॉर्मूले में क्या ऐसा चेंज करो जिससे आपके पास क्या हो, इजिली आप इन चीजों को निकाल सको, है ना। जैसे सपोज करो कोई सॉल्ट आपने लिया ए बी टाइप का, ये डिसोसिएट होगा, इसने क्या करा, ए प्लस बनाया और बी माइनस बनाया। सपोज करो इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन या मोलैलिटी आपने ली है, मोल्स वो एम लगे हुए हैं, तो इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन मैंने इसकी 1 ले ली, ये 0 होगा। बाद में कुछ टाइम बाद ये अल्फा डिसोसिएट हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर कितना बनेगा, एम अल्फा, और यहाँ बनेगा एम अल्फा। ठीक है, तो आई क्या होता है, अभी तो मैंने पीछे आपको एक फॉर्मूला बताया, नॉर्मल मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मास, उसको याद रखो। दूसरा फॉर्मूला आपको याद रखना है डिसोसिएशन एसोसिएशन के टाइम पे कि कितने मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिसोसिएट हुए अपॉन कितने मोल्स ऑफ सब्सटेंस आपके डिसोसिएशन होने से पहले थे। ठीक है, डिसोसिएशन होने से पहले आपके पास कितने मोल्स ऑफ सब्सटेंस था, 1, और डिसोसिएट होने के बाद कितने बचे वो हमने कैलकुलेट करा कि जब डिसोसिएशन टाइम था तो इन सबको हमने प्लस करा तो हमारे पास पता चला कि जो अल्फा की वैल्यू आई, ठीक है, वो आपके पास यहाँ से आई की वैल्यू मतलब सॉल्व होकर निकल आती है। अल्फा क्या है आपके पास, ये तो एक सिंपल तरीका है कि आपने जो लास्ट में निकाले इन सबको प्लस कर दो अपॉन 1 रख दो। 1 हमेशा नीचे आएगा, क्यों, क्योंकि हमेशा डिसोसिएशन या एसोसिएशन होने से पहले एक ही मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा की या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो या आप ये टेक्निक लगा दो, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, डिपेंड ऑन यू। तो अल्फा क्या हुआ आपके पास, आई माइनस 1 अपॉन एम माइनस 1। आई क्या है यहाँ पर, वेंट ऑफ फैक्टर। अल्फा क्या है यहाँ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जैसे सपोज करो क्वेश्चन में, एक मिनट रुको मैं आप यहाँ पर वीडियो ऑफ करती हूँ। ओके, नाउ इट विल बी विजिबल टू यू कि आई जो आपके पास वेंट ऑफ फैक्टर है, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब जैसे सपोज करो कहा गया है 70% डिसोसिएट हो रहा है, तो 70% डिसोसिएट का मतलब उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.7 है। दिस विल बी वेरी क्लियर टू यू। तो 0.7 यहाँ आपको वैल्यू रखनी है, क्वेश्चन में दिया जाएगा कि कितना परसेंट डिसोसिएशन वो शो कर रहा है। एम क्या है कि जो आप सॉल्यूट ले रहे हो उसको डिसोसिएट होने के बाद कितने नंबर ऑफ आयन आपको मिलेंगे। जैसे सपोज करो ए बी टाइप का आपके पास सॉल्यूट है तो एम की वैल्यू यहाँ 2 होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि डिसोसिएट होने के बाद आपके पास 2 पार्टिकल्स, 2 सब्सटेंस यहाँ पर डिसोसिएट होंगे, 2 आयन मिलेंगे। ठीक है, यही अगर मैं आपसे बात करूं AB2 की, तो यहाँ m की वैल्यू 3 होगी। क्यों, क्योंकि ये डिसोसिएट होगा तो आपके पास 3 आयन आपको देखने को मिलने वाले हैं। ओके, तो डिपेंड ऑन द क्वेश्चन वो आपसे क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट यही केस एसोसिएशन की बात कर लेते हैं। तो एसोसिएशन में सपोज करो m कोई एक आपके पास सब्सटेंस है जिसके m मोल्स हैं
वो एसोसिएट होकर AM बनाता है, कोई एक मॉलिक्यूल बना लेता है, राइट। उसके सारे मोल्स आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं कोई ना कोई इंटरेक्शन के थ्रू और एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इनिशियली सपोज करो इसके पास एक मोल था, फिर इसमें अल्फा डिसोसिएशन हुआ, तो अल्फा डिसोसिएशन होने के बाद यहाँ पर कितना बनेगा, अल्फा बाई एम। अभी अल्फा बाई एम कैसे आया सुन लो, यहाँ हमने एम अल्फा नहीं लिया था, हमने सिर्फ अल्फा लिया था, तो अल्फा का कितना पार्ट यहाँ पर पूरा कंबाइन करके बना, अल्फा बाई एम। अगर आप यहाँ एम अल्फा लेते तो यहाँ अल्फा लेते, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है जो आपको सोचनी पड़े, ठीक है ना। तो बस यहाँ पर सॉल्व करोगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, i-1 अपॉन 1 माइनस एन इंटू अल्फा। एन क्या है यहाँ पर, अगेन एन विल बी योर नंबर ऑफ डिसोसिएशन आयन, नंबर ऑफ आयन जो एसोसिएट हुए हैं, ठीक है, दिस विल बी योर एन। तो ये इन केस ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन फॉर्मूला याद रखना, ये आपके पास अल्फा की वैल्यू आई की वैल्यू निकालते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। अब आखिरकार ये वेंट ऑफ फैक्टर मैंने क्यों समझाया, याद करो प्रीवियस फॉर्मूले जो आपने याद कर पढ़े थे, एक रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो क्या था, PA नॉट माइनस का PA अपॉन PA नॉट। पहले सिर्फ आपने क्या लिखा था कि मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है, लेकिन अब यहाँ पर आपको I से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। वो फॉर्मूले कब थे, जब ना ही कोई आपके पास जो सब्सटेंस लिया है वो डिसोसिएट हो रहा था ना एसोसिएट हो रहा था। ऐसे केसेस में I की वैल्यू आपको 1 देखने को मिलती है, तो आप इस I को अगर लिखो या ना लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ग्लूकोज हुआ, ग्लूकोज ना डिसोसिएट होता ना एसोसिएट होता, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो इस केसेस में आपके पास I की वैल्यू 1 है, तो उस केसेस में आप लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई ऐसे हैं जो एसोसिएशन दिखाते हैं या डिसोसिएशन दिखाते हैं, तब आपको ये वैल्यू लगानी ही पड़ेगी, ठीक है। और मैं तो कहूंगी कि आप लगाकर ही करें, तब ज्यादा बेटर है। दूसरा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF विल बी इक्वल्स टू IKFM, ठीक है। नेक्स्ट है डेल्टा TB विल बी इक्वल्स टू IKBM, ये कुछ फॉर्मूले हैं, और पाई विल बी इक्वल्स टू योर ICRT, ठीक है। एक बात इसमें याद रखना कि जब भी आप डाइल्यूशन करते हो, है ना, एक क्वेश्चन था जो प्रीवियस जेईई मेन में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि जब भी आप कोई सॉल्यूशन लो और उसका डाइल्यूशन करो, ठीक है, सॉल्यूशन लो और उसका डाइल्यूशन करो, तो डाइल्यूशन करने से जैसे आपने 0.1 m NaCl लिया, 1 मोलर NaCl ले लिया, आपने इसका डाइल्यूशन करा, तो क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ इसकी वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू में क्या असर पड़ेगा, ठीक है, इसके वेंट ऑफ फैक्टर में या इसके ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या असर आपको देखने को मिलेगा, सॉरी वेंट ऑफ फैक्टर नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या असर देखने को मिलेगा। तो वहां पर केसेस थे कि आपके पास पाई 1 बराबर पाई 2 के होगा या पाई 1 ग्रेटर देन पाई 2 के होगा। तो हमेशा याद रखना, जब भी डाइल्यूशन करते हो, आपने इलेक्ट्रो केमिस्ट्री में एक पढ़ा होगा लॉ कि डाइल्यूशन करने से हमेशा क्या होता है, आपके नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करोगे, और डाइल्यूशन करने से अगर नंबर ऑफ आयन इंक्रीज हो रहे हैं तो वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू भी आपकी इंक्रीज ही होगी, ठीक है, इंक्रीज होगी तो क्या होगा, इससे आपके पास पाई की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है। तो डाइल्यूशन करने से हमेशा जैसे 0.1 बात देखो, ये है 0.1 मोलर, एक है 0.001 मोलर, बताओ डाइल्यूट कौन सा होगा, ये वाला या ये वाला, ये वाला ऑफ कोर्स डाइल्यूट होगा। अगर ये डाइल्यूट होगा तो पाई की वैल्यू तो ऑलवेज ज्यादा होगी ना इससे, क्लियर हो गई इतनी बात, तो ये बात आपको याद रखनी है। ओके, एट लास्ट मुझे एक चीज समझानी है कि इस एसोसिएशन में हमेशा वेंट ऑफ फैक्टर आपका लेस देन 1 रहता है, ठीक है। डिसोसिएशन में वेंट ऑफ फैक्टर हमेशा आपके पास ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है एसोसिएशन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो रहे हैं, डिसोसिएशन में बढ़ रहे हैं। जहां पर एसोसिएशन डिसोसिएशन कुछ भी ना हो, ऐसे आपके पास I की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो ये आपके पास ओवरऑल जो जो टॉपिक्स थे, मैंने सारे टॉपिक्स आपको समझा दिए हैं। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सारे टॉपिक्स आपको याद होने चाहिए, अपने
कैसे भी कर नोट्स बनाओ, कुछ भी करो, ओवरऑल याद करो। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक समझ में आ गया हो आप सभी को। और प्लीज जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब देन एज वेल एज पुश द बेल नोटिफिकेशन, जिससे आपको न्यू अपडेट मिलती रहे। हम जो अभी नीट आने वाले एग्जामिनेशन में सारे फिजिकल टॉपिक्स और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे, एक शॉर्ट रिवीजन, जिससे आपको सारी चीजें समझ में आए। ठीक है, और आपको याद रहे, क्योंकि एट लास्ट आपको सिर्फ फॉर्मुलेज याद रहने वाले हैं, ना क्वेश्चन याद रहेंगे, सिर्फ फॉर्मुलेज जो आपको याद रहने चाहिए और कैसे अप्लाई करना है वो याद रहना चाहिए। तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करो एज वेल। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।